हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग वो चीज़ जिसने पेट्रोलियम इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनराइज कर दिया और हमारे पास बहुत सारे रिजर्वायर जो कि पहले अनएक्सेसिबल थे वो फिर से आ गए हमारे हाथ में। ये एक बहुत ही अच्छी तस्वीर है जो हमें बता रही है कि हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग क्या कर सकती है। ये ऐसे रिजर्वायर्स को हिट कर सकती है जो नेचुरली नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन हम ऐसे क्रैक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आर्टिफिशियली उसमें परमेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। लेवल हम देख सकते हैं, नॉर्मल म्यूनसिपलिटी वेल या जो आम पीने वाले वेल होते हैं वो इस जगह पर हैं जो हमारे पास हैंड पंप्स होते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन का जो रिजर्वायर है वो दूसरी फॉर्मेशन में है, दूसरी रॉक्स के अंदर है और वो डेप्थ पे है जिसके अंदर परमेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमने हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग की वजह से उन्हें क्रिएट किया है। यहाँ पे हम एक फील्ड दे सकते हैं जिसको हाइड्रोलिकली फ्रैक्चर किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैरियर ट्रक्स हैं और जो प्रेशराइज करके जो फ्रैकिंग फ्लूइड है उसको अंदर डाल रहे हैं वो भी ट्रक्स हम देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा हमारे पास एक कंटेनर्स हैं बड़े बड़े जिन पे जो फ्रैकिंग फ्लूइड है वो पड़ा हुआ है, और ये मेन रिग है जिसके अंदर हम फ्रैकिंग फ्लूइड डाल रहे हैं जो कि अंदर जाके परमेबिलिटी क्रिएट करेगा जो कि नेचुरली प्रेजेंट वहाँ पे नहीं है। अब चलते हैं कि स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई। ये 1949 था। हालीबर्टन की कंपनी थी, उन्होंने सोचा कि, और ये ओक्लाहोमा जो कि यूएस की स्टेट है वहाँ पे उन्होंने सोचा कि नीचे एक रिजर्वायर था लेकिन उसके अंदर पोरोसिटी ऑफ कोर्स थी, क्योंकि पोरोसिटी मतलब फ्लूइड उसके अंदर प्रेजेंट था, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता था, उसके अंदर फ्लो नहीं था, पाथ नहीं था फ्लो करने का। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक टब के अंदर पानी हो और मुझे नहाना हो उससे, और उससे मैंने एक वाशरूम में नहाना हो लेकिन वहाँ कोई नलकी नहीं है, तो मैं कैसे नहा सकता हूँ? नो वे। तो उन्होंने वहाँ पे एक नलकी लगाई जो कि नेचुरली प्रेजेंट नहीं थी। उन्होंने परमेबिलिटी क्रिएट की हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करके उस पर उन्होंने उसको एक पाथ दिया जिससे वो रिजर्वायर से बाहर निकल गया। ये होता क्या है, यहाँ पे हम एक देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्ड्स हैं जो कि मसल के अंदर स्टिमुलेशन पैदा कर रही हैं। ये एक मेथड होता है जिससे हम बॉडी बिल्डिंग में, मैं आपको बॉडी बिल्डिंग पे भी लेक्चर दूंगा, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग का वन ऑफ द वेरी मेजर टेक्निक होती है जिसमें आप मसल को ट्रेन करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिकल शॉक देते देते, जिसकी वजह से ज़्यादा मसल स्टिमुलेट होता है। लेकिन यहाँ हम मसल को स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम हाइड्रोकार्बन ऑयल एंड गैस के पाथ को स्टिमुलेट कर रहे हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए। ये एक हाइड्रोलिक फ्रैकिंग फ्लूइड है जिसके अंदर मेनली वाटर है, उसके अलावा इसमें प्रोपेंट है जो कि मोस्टली सैंड और केमिकल्स का बना हुआ है, और देख सकते हैं हम कि इसका कलर कैसा है। अब ये वन ऑफ द मेजर चीज़ें हैं, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग फ्लूइड कैसा होना चाहिए। कॉस्ट उसकी कम होना चाहिए, इतना हम ज़्यादा डालते हैं, मिलियंस ऑफ गैलन्स एक जो है वेल के अंदर डाले जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको पाइप्स के अंदर फ्रिक्शन उसकी कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पाइप्स के अंदर ज़्यादा फ्रिक्शन कर रहा हो तो उसका प्रेशर लॉस हो जाएगा वेल बोर के अंदर, वो कम होना चाहिए। वो सेफ़ होना चाहिए, इतना ख़तरनाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो फ्लूइड एक्वीफायर में पेनेट्रेट कर जाए और उसको ख़राब कर दे, तो उसको हज़ार्डस कम होना चाहिए। वो रिजर्वायर को जो है ना वो बैलेंस रखे अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको, ऐसा नहीं कि एक कंपोनेंट उससे टूट जाए। और उसके बाद एक मेन चीज़ कि वो अपने अंदर जो चीज़ें हमने उसकी कंपोजिशन में डाली हैं, उसके अंदर हमने जो सैंड डाली है, उसके अंदर जो हमने प्रोपेंट के डाला है, जो केमिकल्स डाले हैं, उनको वो कैरी करे। ऐसा नहीं कि आधे रास्ते में वो उनको जो है वो बाहर निकाल दे अपने आप से, वो जो डिज़ोल्व हुए हुए हैं वो बाहर निकल जाए। और तीसरी बात कि वो उसमें लाजमी है कि वो उसमें जो है ईजिली एसेसिबल हो जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग फ्लूइड है, ऐसा नहीं कि वो मिले ही नहीं हमें कहा। अच्छा, वो इसकी कंपोजिशन क्या है? 99% हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का जो फ्लूइड है वो इन चीज़ों का बना होता है। मेन कंपोनेंट जो है इसका, मेन चीज़ है वो इसका वाटर होता है। वाटर इज़ द मैक्सिमम, इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन दिस फ्लूइड। देन हमारे पास सैंड है जिसका एक मेजर पर्पज़ है जो मैं आगे जाके बताऊंगा, और उसके अलावा इसमें केमिकल्स होते हैं, इसमें बैक्टीरियोसाइड होते हैं जो बैक्टीरिया को की प्रमोट को रोकते हैं, और रॉक के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस कराते हैं जो हमें आगे चलकर परमेबिलिटी देते हैं, पाथ देते हैं, जैसे हम रिजर्वायर को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये सम ऑफ द मेजर थिंग्स जो आप एक हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग की फील्ड पर देख सकेंगे। ये एक पंपिंग ट्रक है जो कि इसकी आप कैपेसिटी देख सकते हैं 2024 हॉर्स पावर का, ये जो है वो इसके अंदर पंप है, और वो ये 103 मेगा पास्कल का प्रेशर क्रिएट करता है।
ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन फिर भी हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के लिए ऐसा एक काम नहीं करेगा। ऐसे हमारे पास, जैसे हम इस फील्ड पे देख सकते हैं, ऐसे 8 ट्रक हैं, तो 8 ट्रक मिलके हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा ये फ्लूइड कैरियर ट्रक है जो कि दूसरी जगह से फील्ड के ऊपर जो है वो फ्लूइड लाता है। ऐसे ऑलमोस्ट 200 होंगे जो गैलन्स, मिलियंस ऑफ गैलन्स फ्लूइड लाते आएंगे, जो कि ऑफकोर्स वो नियर बाय म्यूनसिपलिटी से लाएंगे या किसी रिवर से लाएंगे या किसी सी से लाएंगे। तो मेजर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। हमें इसके अंदर सैंड रिक्वायर होती है और प्रोपेंट रिक्वायर होता है, सेरामिक भी रिक्वायर्ड होता है। हम देख सकते हैं सेरामिक लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है अंडरग्राउंड में एक बार पोर क्रिएट करने के बाद उसको ओपन रखती हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि वाटर कितना चाहिए। इसमें मिलियंस ऑफ गैलन्स वाटर चाहिए होता है, और वाटर डलता भी है और बाहर भी आता है। जैसे हम देख सकते हैं ये 1 मिलियन गैलन ऑफ वाटर है, ये भी 1 मिलियन गैलन ऑफ वाटर है। उसमें बहुत सारे वाटर लगते हैं, और ये जो पानी है से ये बाहर आ रहा है। अब हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग फ्लूइड रिजर्वर के अंदर क्या करता है, ये फ्लो पैटर्न को चेंज कर देता है। नॉर्मली जो वेल होता है हमारे पास, उसका रेडियल फ्लो पैटर्न होता है, हर साइड से फ्लूइड एंटर होता है। वो नॉर्थ से भी आएगा, ऊपर से भी आएगा, साइड से भी आएगा, रेडियली और एंगल से भी आएगा। मतलब उसके अंदर रेडियल फ्लो है, हर एंगल से वो वेल बोर की तरफ आ रहा है। लेकिन एक बार अगर हमने हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग कर दी तो उसका फ्लो जो है वो काइंड ऑफ लीनियर हो जाएगा। मसलन ये एक वेल बोर है, तो ऐसे एक पाथ क्रिएट हो जाएगा उसके बीच में, इधर से रेडियल फ्लो भी रहेगा और साइड से हमारे पास लीनियर फ्लो भी आ जाएगा। तो इस तरह जो पोर की जो एक्सपोजर है रिजर्वायर फ्लूइड से वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा जो है फ्लूइड आएगा हमारे पास। अब ये है कितना जो है उसको फ्लूइड को पाथ मिलता है एक बार हम अगर उसको प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फ्रैक्चरिंग करने के बाद। ये इस फार्मूले से हम मालूम करते हैं, सॉरी क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा, पर यहाँ पे जो है वो फॉर्मेशन परमेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। आई सपोज मतलब इसकी विड्थ के साथ जो हमने चैनल क्रिएट किया है, इसको विंग्स कहते हैं, राइट। जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग से 2 विंग्स क्रिएट होते हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। ये लेफ्ट व्यू है, लेफ्ट का टॉप व्यू है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये इसकी विड्थ है, ये इसकी टोटल लेंथ है, ये फॉर्मेशन की परमेबिलिटी है, और ये इस पोर की परमेबिलिटी है जो हमने क्रिएट किया है। जस्ट आपने फॉर्मेशन की परमेबिलिटी को फॉर्मेशन की परमेबिलिटी को पोर की विड्थ से मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड कर देना है परमेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन टू लेंथ ऑफ द पोर। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो कितना जो है उसको कौन पाथ मिला है ऐसे करने से। ये 3 ऑफ द मेजर थिंग्स हैं जो अर्थ के अंदर होती हैं। अर्थ के अंदर कहीं भी जाएंगे तो स्ट्रेसेस हमेशा 3 टाइप के होंगे। एक होता है वर्टिकल स्ट्रेस मैक्सिमम क्वांटिटी में, उसके बाद मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होता है जो कि उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल मिनिमम स्ट्रेस होता है जो कि थर्ड लीस्ट वैल्यू होता है। एक बार अगर हमने ड्रिल कर दिया तो हम वर्टिकल स्ट्रेस को सिग्मा 1 से ज़ाहिर करते हैं, और मिनिमम स्ट्रेस को जो है सिग्मा 3 से, और हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम को 2 से ज़ाहिर करते हैं। इसकी अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हम स्ट्रेस टेंसर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सिर्फ मेन डायगोनल के अंदर ये स्ट्रेस रखे जाते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, वैल्यू डालते हैं और आंसर लेते हैं। अच्छा, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के अंदर अब हम क्या करते हैं, उसके अंदर कौन से स्ट्रेसेस होते हैं। एक तो उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस मेजर क्वांटिटी में होता है, और उसके अलावा हम जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस भी क्रिएट कर रहे होते हैं, और उसके अलावा रेडियली आई थिंक पोर में भी वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा होता है, और ये सारे स्ट्रेस आपस में मिलकर क्रैक करते हैं फॉर्मेशंस को, और एक फ्लो पैटर्न बन जाता है जिसे हम हाइड्रोकार्बन को बॉल बोर के अंदर ला के, फिर अगर उसके अंदर नेचुरली प्रेशर हाई है तो खुद ब खुद बाहर आ जाता है, अगर नहीं है तो ऊपर हमें सेकेंडरी जो मेथड्स हैं यानी लिफ्ट लगानी पड़ती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसके अंदर मेथड्स कौन से होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं जिनसे हम करते हैं। एक होता है थम्पिंग, मतलब उसको हम सबसे पहले जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करनी होती है तो जस्ट पानी डालते हैं, उसके अंदर कोई भी प्रोपेंट या सेरामिक या सैंड मिक्स नहीं होती, प्योर वाटर उसके अंदर जाता है। और दूसरे स्टेज में हम उसके अंदर सारी स्लरी बनाते हैं, सब कुछ मिक्स करते हैं, प्रोपेंट भी डालते हैं और सेरामिक भी डालते हैं, और फिर उसको डालते हैं रॉक्स के अंदर। अब हम ये देख सकते हैं कि नॉर्मल फील्ड है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जिसमें की जा रही है। एक कंप्यूटर वैन है जो कि वेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो हाइड्रोलिक फ्रैकिंग फ्लूइड डालने की वजह से उनसे जो स्ट्रेस इसमें चेंजेस आ रहे हैं वो सारे इसमें कैलकुलेट हो रहे हैं।
और ये डेटा हमें बहुत कम आएगा, क्योंकि उससे हम पता लगाएंगे कि आगे फील्ड्स में क्या करना है, और ज़्यादा फ्रैकिंग करनी है नहीं करनी। यहाँ पे मैनीफोल्ड मतलब पाइप्स हैं, यहाँ पे पंपिंग ट्रक्स हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। 103 मेगा पास्कल का प्रेशर एक क्रिएट कर सकता है। ये डिस्चार्ज स्किड है, जहाँ से जो है पानी बाहर आ रहा है। वेल बोर से ऑफकोर्स पानी निकलता भी है, डलता भी है, निकलता भी है हाइड्रोजन फ्रैक्चरिंग के दौरान। ये ब्लेंडर ट्रक है, जो कि पानी को और सैंड को और सिरेमिक्स को मिक्स करता जा रहा है, जो कि फिर यहाँ से पंप हो रहे हैं। ये स्टोरेज है सैंड की, सैंड स्टोरेज ऑफकोर्स पंपिंग ट्रक में जा रही है। सक्शन हमारे पास स्किड है, जो कि सक कर रही है फ्रैकिंग फ्लूइड को। और फिर अगर ये फ्लूइड अंदर जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये अंदर एक्सपेंड होता जा रहा है, फ्रैक्चर क्रिएट करता जा रहा है, और प्रोपेंट उसके अंदर जाके उस परमानेंटली उस फ्रैक्स को ओपन कर रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ टेक्निक्स होती हैं। ये देखिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का नॉर्मल वेल है, उसके अंदर फ्लूइड अंदर गया और वो साइड से पहला, ये इसके विंग्स हैं, और जब इसके अंदर फ्लो आएगा तो रिजर्वायर इधर से भी फ्लो देगा, एक एक को यहाँ से भी फ्लो देगा, इधर से भी देगा, जो कि लीनियर फ्लो है काइंड ऑफ, और इधर से हमारे पास रेडियल फ्लो भी आएगा। तो हर टाइप ऑफ फ्लो इसके अंदर रिजर्वायर के अंदर आ रहा है। और ये हम 3D मॉडल देख रहे हैं कि ये एक विंग्स हमें 3D में दिखाई दे रही हैं, जहाँ से अब फ्लूइड एंटर होंगे। और स्ट्रेस इसके अंदर कैसे हो रही है, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम जो है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में आप मैक्स फोर्स लगा रहे हैं उसके उल्टे में आएगी, और जो हॉरिजॉन्टल मिनिमम है वो उन दोनों के 90 डिग्री से आएगी। ये उसी का मॉडल है एक कि विंग्स बने हुए हैं 3D में। ये विंग हाई वेरी जो हाई प्रेशर से हमने जो फ्लूइड पंप किया उससे ज़्यादा बड़े विंग्स पैदा हुए, और जो हमने कम किया तो उससे कम जो है वो पैदा हुए विंग्स। और इसके अंदर ये एक और हमें दिखाई दे रही है कि स्टेजेस के अंदर कैसे होता है फ्रैक्चर क्रिएट। सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्चर इनिशिएट होता है, नो प्रोपेंट इनसाइड। उसके बाद उसमें हल्का हल्का प्रोपेंट आने लगता है। प्रोपेंट आने से जो फ्रैक्चर है वो लंबा होता जाता है, और जब फ्रैक्चर प्रोपेंट उसमें आ जाता है तो प्रोपेंट लास्ट में जाकर इधर बैठ जाता है। तो बैठ जाता है तो अब फ्लूइड ज़्यादा इस तरफ प्रेशर नहीं लगा सकता, तो वो साइड्स में लगाएगा, इसकी विड्थ को ज़्यादा बढ़ाएगा। और फाइनली जब ये पूरा भर जाता है तो यूनिफॉर्मली आ जाता है और साइड से वो प्रेशर लगाता है। कुछ फ्लूइड ज़्यादा फॉर्मेशन के अंदर चला जाएगा, ज़्यादा क्रैक क्रिएट कर देगा। इतना भी ज़्यादा क्रैक नहीं होना चाहिए कि वो जो ऊपर एक्विफायर्स है उनमें चला जाए और उनको ही डैमेज कर दे। अब ये वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है रिजर्वायर इंजीनियरिंग के अंदर। ऑफ कोर्स रिजर्वायर इंजीनियर जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं, जो प्रॉब्लम है उनको क्रिएट करती है। ये एक थ्योरेटिकल फील्ड है ऑफ कोर्स। यहाँ हम 3 किस्म की फॉर्मेशंस को देख रहे हैं। एक में कम से कम प्रेशर है 200 मेगापास्कल, एक में उससे थोड़ा सा ज़्यादा है 200 मेगापास्कल, और एक में सबसे ज़्यादा है 24 मेगापास्कल। और अब हम फ्रैकिंग फ्लूइड का बिहेवियर देख रहे हैं। जब वो नीचे आ रहा है तो सबसे ज़्यादा वो उस फॉर्मेशन के अंदर जा रहा है जिसके अंदर कम से कम प्रेशर है, क्योंकि उसको इतनी रेजिस्टेंस फोर्स नहीं मिल रही। फिर हम देख रहे हैं कि उसके बाद जो कम प्रेशर वाला है उसके अंदर जा रहा है, और जिसके पास मैक्सिमम प्रेशर है उसके अंदर वो जा ही नहीं रहा। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ हमें करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फ्लूइड परमेबिलिटी क्रिएट ही नहीं करेगा जिसमें ज़्यादा प्रेशर है फॉर्मेशन के अंदर। तो उसके लिए हमने ये मेथड बहुत सारे क्रिएट किए हैं। एक बालिंग मेथड है। जब एक बार लो प्रेशर फॉर्मेशन एक बार हो गई मतलब फ्रैक्चर्ड, तो हमने उसके अंदर बाल डालने ने बाल जो लो प्रेशर वाली जो फॉर्मेशन है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड जा रहा था उनके अंदर थोड़ी सी रेजिस्टेंस पैदा कर देगा, और उनका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, और फ्लूइड चला जाएगा जिनके अंदर हाई प्रेशर था उनके अंदर क्रैक पैदा करेगा, और यूनिफॉर्मली सारों के अंदर फ्रैकिंग हो जाएगी। अब ये अगर एक छोटी सी फील्ड है तो उसके अंदर ये कैसा होता है। एक फ्रैकिंग ट्रैक्स होते हैं, ब्लेंडर्स होते हैं, प्रोपेंट मिक्स हो रहे हैं इसके अंदर, मिक्स होकर नीचे आ रहे हैं। ये पंपिंग ट्रक्स हैं, 4 पंपिंग ट्रक्स हैं, एक 103 का, तो हमारे पास 4 हो गए, तकरीबन ऑलमोस्ट 500 करीब 400-500 के करीब मेगा पास्कल का प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये मैनीफोल्ड यानी पाइप से नीचे जा रहा है, फिर फ्रैकिंग वैन के अंदर यानी वो डेटा वगैरह कैलकुलेट कर रहा है और नीचे जा रहा है वेल के अंदर। उसके बाद हमें फ्लूइड ऑफकोर्स बाहर भी निकलेगा, तो दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ी फील्ड का डिज़ाइन है। उसके अंदर बहुत सारे हमें बेस फ्लूइड के टैंक है। बेस फ्लूइड मतलब वाटर, उसका बेस जो 70% सबसे ज़्यादा है वो वाटर होता है। फिर वो बाहर आ रहे हैं, उनके अंदर प्रेशर कम हो रहा है, मैनीफोल्ड से गुजर रहे हैं, और फिर वो ब्लेंड हो रहे हैं उनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डाल के। हाई प्रेशर पंप से उनके अंदर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, एडिटिव मिक्स हो रहे हैं, प्रोपेंट बन रहा है, और फिर प्रोपेंट जो है वेल की तरफ जा रहा है, और वेल से जो बाहर आ रहा है फ्लूइड वो क्लीन अप पिट के अंदर जा रहा है। क्लीन अप पिट के अंदर हम कुछ वक्त रखेंगे और उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे।
So thank you for watching. Hope you understood it. Please subscribe to my channel. I highly require it. और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो काइंडली कमेंट करें और लाइक भी करें, ताकि हम यूट्यूब के एल्गोरिथम को मतलब की हेल्प से कुछ अपनी वीडियोस को जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकें. थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी.